हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। नाजरीन, आज मेरे पास लंदन से एक अहम खबर है और पाकिस्तान से भी बड़ी अहम खबर है। जैसा कि आप जानते हैं, 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद में पाकिस्तान की फ़ौज के साबिक अफसरान ने, इनका नाम वेटरन है, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर करने के लिए बुकिंग करवाई। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नामालूम वजूहात की बिना पर उनको प्रेस क्लब के अंदर करने की इजाज़त ना दी गई। प्रेस क्लब को ताले लगा दिए गए। मजबूरन उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब के बाहर करना पड़ी, और वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के ज़रिए कि जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने कान पर सिगरेट लगा रखा होता है, और कान पर सिगरेट लगाने वाले ये दर्जा सोइम के सहाफ़ी जो हैं, उन्होंने वहाँ पर गड़बड़ करने की और उन लोगों के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की जिनकी पाकिस्तान की फ़ौज के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ हैं। और जब कोई इस पर बात करे तो यही लोग सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला मत कहें। जब आप खुद पाकिस्तान की फ़ौज के उन नौजवानों के साथ, उन बुज़ुर्गों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जिनके अपने नौजवान शहदा की भी एक बड़ी तादाद अपने अपने ख़ानदानों में से मौजूद है, इस तरह की बदतमीज़ी करें तो उस वक्त कोई सामने नहीं आता। लेकिन अगर कोई बात जर्नैलों के हवाले से की जाए, उन लोगों के हवाले से की जाए जो एक साजिश के ज़रिए मुल्क को तबाह और बर्बाद करने पर तुले हुए और पाकिस्तान की फ़ौज के बेइंतहा मोअज़्ज़ज़ अदारे को बर्बाद करने के लिए और उसकी इज्जत को खाक में मिलाने के लिए अपनी तमाम तर ताकत जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त ये लोग सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ना करें, जबकि हमने कभी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की। लेकिन ये रवैया जो कि मैंने बताया कि 3rd क्लास दर्जा सोइम के सहाफ़ी जो है, जिनको कोई इदारा मुलाजमत देने के लिए भी तैयार नहीं होता, और अगर वो किसी न किसी तरीके से चापलूसी के ज़रिए या मालकान की गलाजत के ज़रिए, दलालत के ज़रिए किसी तरह सहाफ़ी बनने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। यानी एक तो है मतीउल्लाह जान। मैं अपनी टीम को कहूँगा कि मतीउल्लाह जान का क्या मसला है पाकिस्तान की फ़ौज के साबकीन के साथ, वो ज़रा एक वो जो खबर छपी हुई है किसी जगह, वो स्क्रीन पर दिखा दें, जिसमें एक अरशद अंजुम नामी जो है, वो उनके कुलीग जो थे दौरान तरबियत काकूल एकेडमी में 79-80 लॉन्ग कोर्स के दौरान जब मतीउल्लाह जान को फ़ौज से निकाला गया तो क्या इल्ज़ाम लगाए गए और वो किस किस्म की जिनसी हरासमेंट का शिकार हुए और किसने की, उस शख्स का नाम भी सामने आ गया है। अरशद अंजुम उनका नाम था, और मतीउल्लाह जान पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हर वक्त उसके कमरे में और कमरे को अंदर से ताला लगाकर बंद रखते थे, और फिर जब वो पकड़े गए रंगे हाथों रेड हैंडेड, तो उस दिन से उनके दिल में पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा होगी। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये नफ़रत तो वो आम तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इसका इजहार करते रहते हैं, लेकिन ये लोग जिनमें रिटायर्ड जर्नैल, रिटायर्ड एडमिरल और बड़े बड़े अफसरान शामिल हैं, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने इस नफ़रत का इजहार क्यों किया? असल बात यह है कि ये सब कुछ इमरान खान की मुखालफत में किया जा रहा है, और इमरान खान चूँकि पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाना चाह रहा था, इसलिए उसकी मुखालफत में अब चाहे भारत की दोस्ती हो, चाहे जर्नैलों की बेइज्जती का मामला हो, या फिर कुछ भी इंतहाई जो इक़दाम है वो भी करना पड़े, तो ये लोग उस हद तक भी गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। खान के साथ इनकी नफ़रत का ये आलम है कि ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फ़ौज की इज़्ज़त को भी दांव पर लगा देते हैं। और मैंने अपनी सहाफ़ती कैरियर के दौरान पहली मरतबा ये सुना कि कोई सहाफ़ी जो है वो भगोड़े जर्नैल के नारे लगा रहा है।
لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تو صحافی ہے ہی نہیں، تھرڈ کلاس، کان پر سگریٹ لگانے والے اور پریس کلب میں مانگ کر کھانے والے یہ وہ صحافی ہیں جن کے پاس کیفیٹیریا کا بل دینے کے لیے بھی پیسے جیب میں نہیں ہوتے، لیکن اچانک ارب پتی کروڑ پتی کیسے بنے ہیں، یہ سب کہانیاں آہستہ آہستہ آپ سامنے آتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بڑی اہم خبر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رات کے جب آپ میرا پروگرام آج صبح دیکھ رہے ہیں، اسی رات کو ایک بڑی کوشش کی گئی ہے لندن جانے کی، لندن بھاگنے کی سمجھ لیں یا لندن فرار ہونے کی ایک کوشش کی گئی، اور وہ کوشش مریم صفدر عوان کی جانب سے کی گئی، لیکن ایئرپورٹ حکام نے معذرت کر لی اور مریم صفدر کو یہ کہہ کر گھر واپس بھیج دیا کہ آپ کا نام ECL میں بھی شامل ہے اور آپ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ آپ ضمانت پر ہیں، اور عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہوا ہے کہ آپ کو پاکستان سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ضمانت بھی بڑی عجیب ضمانت ہے، جس کے بارے میں آپ کو عام طور پہ آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ بیمار لندن میں ہے اور تیماردار، جس نے تیمارداری کے لیے ضمانت رکھی، وہ پاکستان میں سیاست کر رہا ہے، جلسے کر رہا ہے، ویڈیو جاری کر رہا ہے، آڈیو لیک کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہی ہے، وہ یہ فرماتی ہیں اپنے کئی جو ہے جلسوں میں کہ میں میڈیا مینجمنٹ کر رہی ہوں۔ اب آپ ان کی میڈیا مینجمنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خزانے میں زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لیکن کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات جو ہے اخباروں کو دیے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسے اشتہار دیے جاتے ہیں کہ کل ترکی کا دورہ ہوگا، اور اگلے دن باقاعدہ اشتہار دیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے جو ہے وہ ایسے دوروں کے اشتہارات پر لگا دی جاتی ہے، کیونکہ اس کو مریم صفدر عوان مینج کر رہی ہیں۔ کس طریقے سے مینج کر رہی ہیں؟ یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، ملک ریاض کی اتنی گھٹیا کوالٹی کی آڈیو ریلیز ہوئی ہے کہ ہار روڈ لاہور پر جو فلموں کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی دنگ رہ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پھٹے پہ آڈیو اور ویڈیو فلمیں بیچنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس سے اچھی کاپی یا اس سے اچھی ویڈیو تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے چونکہ میڈیا مینجمنٹ کا حال ہے، اور میڈیا مینجمنٹ تو وہ خود کہتی ہیں کہ میں کر رہی ہوں، اور اگر مجھے کسی نے روکا تو میں وزیر اعظم سے شکایت کروں گی۔ ان کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ یہ کل رات کو یعنی آدھی رات کو یہ لندن فرار ہونے کے لیے عرب ملک کی ایک پرواز کے ذریعے روانہ ہونا چاہ رہی تھی، جس کا نمبر EK سے شروع ہوتا ہے، لیکن ان کو FIA حکام نے یہ کہہ کر معذرت کر لی، روک دیا، گھر واپس بھیج دیا کہ آپ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتی۔ اب دیکھیں کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ ایک ایسی خاتون کہ جس کے چچا جو ہیں وہ حکومت کے وزیر اعظم ہیں، سگا جو چچا کا بیٹا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور ایک ایسا جو ہے کرائم سے بھرپور شاہکار جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے مقتولین کا قاتل جو ہے وہ وزیر داخلہ ہے، لیکن مریم صفدر عوان پاکستان سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ وقت کی ستم ظریفی سمجھ لیجئے یا پھر مکافات عمل سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو پاکستان سے باہر جانے سے روکتے تھے ان کو آج جائے پناہ نہیں مل رہی، اور آنے والے دنوں میں بھی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ میاں بیمار شریف نے اس ساری صورتحال کا علم ہونے پر پاکستان میں میاں شہباز شریف کو فون کیا، لیکن کسی مصروفیت کی بنا پر وہ ان کا فون نہ سن سکے، اور جب بعد میں انہوں نے فون پر بات کرنے کی کوشش کی تو میاں بیمار شریف عرف میاں نواز شریف نے ان کا فون سننے سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ خبر دیتے رہتے ہیں کہ اختلافات تو اس خاندان میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور سیاسی طور پر یہ خاندان اب پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنے جا رہا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے سامنے آتا جا رہا ہے۔ پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا بھی ایک فیصلہ کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ابھی وقت تھوڑا سا ہمیں چاہیے، ابھی پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے، کیونکہ عوام میں غم و غصہ بہت پایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر بھی آپ کو دیتا چلا جاؤں کہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کو آپ پارا مارکیٹ کے ایک دفتر میں بلایا گیا۔ آپ پارا مارکیٹ میں کسی پراپرٹی کا دفتر نہیں ہے، بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے کس ادارے کا، کس نیوٹرل کا دفتر ہے، اور وہاں پر ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ حکومت کی مدد کریں۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں، نیوٹرل صاحبان سے میں مخاطب ہوں، کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو اینکر حضرات ہیں یا صحافی ہیں یہ ہمیں سیاست میں گھسیٹتے ہیں، دوسری طرف آپ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ کو
अपने दफ्तर में बुलाकर, आप पारा मार्केट इस्लामाबाद में बुलाकर, और वहाँ कौन कौन और भी मौजूद था उनके नाम भी मैं आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूँ। वहाँ पर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद थे और ये कहा गया शौकत तरीन को कि इनकी मदद करें, जो कि मुफ्त में वज़ीर ख़ज़ाना बन गए हैं। लेकिन शौकत तरीन ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं क्या इनकी मदद कर सकता हूँ, मैं तो पहले ही पाकिस्तान को उन हालात से निकाल कर लाया था कि जो दुनिया में एक मिसाल है कि कोरोना यानी कोविड के दौरान में जिस तरीके से मईशत को पाकिस्तान की हुकूमत ने और इमरान खान की हुकूमत ने सहारा दिया हुआ था, वो एक मौजे से कम नहीं था। लेकिन अब मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो ढोल इन्होंने अपने गले में डाला है, ये खुद ही इसको पीटे और अवाम के छितर खाने के लिए, लतरोर करवाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये इतलात आ रही है कि पाकिस्तान का जो खजाना है उसमें सिर्फ 9 अरब रुपए के 9 अरब डॉलर के ज़खायर बाकी रह गए हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, बैंकक्रप्ट होने वाला है। लेकिन असल में ये बात तो इंतहाई अफसोस की है, पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम इस बात पर अफसोस का इजहार कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत के अल्ले तल्ले देखकर ये बात जो है वो उस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो कभी 53 लोगों को लेकर तुर्की चली जाती है, कभी 97 लोगों को लेकर सऊदी अरब चली जाती है, और कभी जो है वो उनके ख़ानदान के अफराद जो है दोहा जाते हैं, लंदन जाते हैं, सरकारी खर्चों पर दौरे किए जा रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन ख़जाना खाली है, जहर खाने को पैसे नहीं है। ये बड़ी खबर जो है कि पाकिस्तान की माशी हालत इतनी कमज़ोर हो गई है, डॉलर 207 रुपये से तजावज़ कर गया है। पेट्रोल की कीमतों में किया जाने वाला इजाफा किसी वजह से मौखर किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में अचानक रात के अंधेरे में अवाम पर ये पेट्रोल बम गिरा दिया जाएगा और फिर अवाम जो है लोड शेडिंग जैसे हिसाब से भी उसका भी सामना है। शहरी इलाकों में 7 से 9 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, दही इलाकों में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ये वो लोग हैं जो कहते थे अगर हमें 15 दिन दिए जाए तो हमें, अब वो $60 कहाँ हैं जो कहते थे कि मैं, अब वो हलफ उठाने के लिए भी पाकिस्तान नहीं आ रहे सेनेट के इलेक्शन का जो कि जीत सके। और एक और खबर इलेक्शन के वाले से मैं आपको देता चला जाऊँ कि ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी तमाम जमातों ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो फैसला कर लिया है। और इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज से एक मुलाकात भी की है। अब ये इतने घबरा गए हैं कि कली जान कल्ला साडा की ये अल्लाह ही अल्लाह, इमरान खान कल्ला, और ये सब एक तरफ, और ये भेड़िए जो है दायरा बनाकर इमरान खान पर झपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अवाम पर इस वक्त भारी जिम्मेदारी आ रही है कि आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में अवाम जो है वो इन पिटे हुए लोटों को और मोरों को यकसर मुस्तरद करे और इमरान खान के टाइगर्स को जिताने की कोशिश करे, ताकि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर एक भरपूर तमाचा हो। और ये भी कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा ने सख्त बरहमी का इजहार किया है कि जो ये वेटरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 माह में इलेक्शन कराने का जनरल बाजवा ने वादा किया था, अब वो इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारा सियासत से क्या ताल्लुक है। आपका सियासत से ताल्लुक नहीं है तो आप लोगों को धमका क्यों रहे हैं? आप सहाफ़ियों के खिलाफ FIR क्यों दर्ज करवा रहे हैं? आपने शीरीन मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी के खिलाफ FIR क्यों दर्ज कराई? आपका तो सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपका इलेक्शन में क्या लेना देना है? बस आप ऐसा करते हैं कि जब आपका दोस्त ख्वाजा आसिफ सियालकोटी इलेक्शन में हार रहा हो तो आप उसकी मदद करने के लिए और उसको जितवाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। हो सकता है कि आप ख्वाजा आसिफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने को सियासत ना समझते हो, लेकिन अवाम अब मजीद बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है और आपके चेहरों से नकाब उतर चुके हैं। वो कौन था की कहानी अब मैं हूँ पर मुश्किल सामने आ रही है, और वो मैं हूँ वो कौन था नहीं बल्कि वो मैं हूँ। जनरल बाजवा का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।